Hello students, welcome to the third lecture of third chapter of history that is ruling the countryside. तो इस लेक्चर में हमने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में हमने क्या देखा था। इस चैप्टर में हमने ये देखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब अपनी टेरिटरी एक्सपेंड कर रही थी तो कैसे वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को, रेवेन्यू चीज़ों को अपने अंडर कैसे लेके आ रही थी। मतलब मुगल एम्पायर्स ने रेवेन्यू कलेक्शन का काम ब्रिटिशर्स को दे दिया था और ब्रिटिशर्स रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। बट इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें थीं, जैसे उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम तो मिल गया बट रेवेन्यू उन्हें इंक्रीज भी करनी थी। वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तब होगा जब वो अपने तरीके से कल्टीवेटर से रेंट वसूल किया करेंगे। हमने बहुत सारे सिस्टम्स देखे थे, इजादारी सिस्टम, रोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट। हमने देखा था कि सारा सिस्टम फेल हो गया था। अब हम उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो कल्टीवेशन होता था इंडिगो का वो 2 टाइप से होता था, 2 वेज में होता था। पहला तरीका कौन सा था? पहला तरीका हमारा था जो निज कल्टीवेशन था और दूसरा तरीका था जो रोतवारी सिस्टम था। तो ये 2 सिस्टम्स थे जिनसे इंडिगो का प्लांटेशन ब्रिटिशर्स करवाया करते थे। अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमने देखा था ज़बरदस्ती इंडिगो का कल्टीवेशन तो हो जाया करता था, मगर इंडियंस ऑब्वियसली इसे अपोज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी सेल्फ डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही थी, उनकी लैंड अनफर्टाइल हो रही थी, उनको पैसे भी कम मिलते थे, ज़बरदस्ती उन्हें एडवांस पेमेंट कर दिया जाता था। रोतवारी सिस्टम में हमने देखा था। तो अगर वो उन्होंने पैसे ले लिए हैं तो उन्हें काम करना ही पड़ता था। तो वही चीज़ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडियंस ने उसको अपोज कैसे किया। इंडियन पीजेंट्स थे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, पढ़े लिखे लोग थे जो इस सिस्टम के अगेंस्ट थे। तो इस टॉपिक का नाम है द ब्लू रेबेलियन। ब्लू का मतलब क्या है? ब्लू हमें शो बताना चाहता है कि यहाँ इंडिगो की बात हो रही है क्योंकि इंडिगो से ब्लू कलर प्रोड्यूस होता था। और रेबेलियन का मतलब क्या होता है? रेबेलियन का मतलब होता है अपोज करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए अब हम इसको ध्यान से देखते हैं। तो 1859 मार्च में थाउजेंड्स ऑफ रियोट्स पता है आपको क्या होते थे? रियोट्स होते थे जो कल्टीवेटर्स होते थे। बंगाल में उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे, जो प्लांटर्स हमसे रेंट वसूलने आएंगे उनको हम रेंट नहीं देंगे और इंडिगो फैक्ट्रीज पे हम अटैक करेंगे। मतलब उन्हें ये सिस्टम पसंद नहीं आ रहा था कि इंडिगो को कैसे ग्रो किया जाए। वो चाहते थे कि ये सिस्टम को बंद किया जाए और हम जैसे पहले रहते थे हमें वैसे ही रहने को मिल जाए। और ये तभी हो सकता है जब हम उनके अगेंस्ट जाके उनके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे। प्यार से अगर हम उन्हें समझाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट समझने वाली नहीं है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो प्लांटर्स एम्प्लॉय करती थी इन सब कामों को सुपरवाइज करने के लिए, जितने भी कल्टीवेटर्स थे, गुस्सा उन्हें प्लांटर्स के ऊपर था। ब्रिटिशर्स के ऊपर उन्हें उतना गुस्सा नहीं आता था क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है वो प्लांटर्स कर रहा है जिनको ब्रिटिशर्स ने हायर किया है काम करने के लिए। तो क्या हुआ 1859 में थाउजेंड्स ऑफ रियोट्स ने बंगाल में ये रिफ्यूज़ कर दिया कि हम रेंट नहीं देंगे, हम इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं करेंगे और इंडिगो फैक्ट्रीज को बंद करवा देंगे। तो इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं हो, इससे इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं होगा और हमें उसे ब्रिटिशर्स को ज़बरदस्ती कल्टीवेट करके देना नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर ब्रिटिशर्स को वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो प्लांटर्स को हायर नहीं करेंगे और प्लांटर्स हमें परेशान नहीं करेंगे। दूसरा, मेनी वेयर सोशली बॉयकॉटेड एंड गोमस्थास वेयर बीटेन अप। अब इसका क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब मैंने आपको शॉर्ट समरी में वो चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। अगर आप इसे चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ये आपके एज ए नोट्स काम आ जाएंगे बाद में क्योंकि सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल है। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया है छोटे छोटे पॉइंट्स में, बाकी आप इसको बाद में दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेनी वेयर सोशली बॉयकॉटेड एंड गोमस्थास वर बीटेन अप। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कल्टीवेटर्स जो कि प्लांटर्स से पैसे ले लेते थे और काम कर रहे थे इंडिगो ग्रो करने का। तो उन सारे लोगों को बहुत सारे प्लांटर्स ने सोशली बॉयकॉट कर दिया। मतलब उन्होंने बोल दिया कि ये जो पर्टिकुलर कल्टीवेटर है वो हमारे साथ का नहीं है। मतलब एक यूनिटी फॉर्म हो गई कल्टीवेटर्स में और सारे के सारे मिलकर ये चाहते थे कि इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं होना चाहिए। बट जो उनकी बात नहीं मान रहा है, उनके बीच का ही कोई एक दो ऐसे इंसान होंगे जो कल्टीवेशन किया करते होंगे।
तो ऐसा बोला गया कि अगर जो भी प्लांटर से पैसे लेके कल्टीवेशन कर रहा है उसको हमारी सोसाइटी से बाहर कर दो, मतलब वो हमारे साथ रहने लायक नहीं है। गुमस्ताज होते थे एजेंट जो प्लांटर्स अपॉइंट करते थे। ब्रिटिशर्स ने प्लांटर्स को अपॉइंट किया, प्लांटर्स ने गुमस्ताज को अपॉइंट किया। गुमस्ताज क्या काम करते थे? गुमस्ताज प्लांटर्स के बिहाफ पे जाया करते थे और लोगों से रेंट वसूलते थे, उन्हें ज़बरदस्ती डरा धमका के उनसे काम निकलवाया जाता था। तो जैसे ही गुमस्ताज जाने लगे रेंट वसूलने, उन सब गुमस्ताज को जितने भी कल्टीवेटर्स थे उन्होंने मिलके उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, ताकि गुमस्ताज अब अगले बार रेंट लेने आएगा ही नहीं। और जब वो गुमस्ताज को पीटेंगे तो ऑब्वियसली प्लांटर्स को डर हो जाएगा और प्लांटर्स भी फिर हमें फोर्स करने नहीं आएंगे। तीसरा, नो एडवांस पेमेंट फ्रॉम प्लांटर्स। उन्होंने ये सोचा कि कोई भी एडवांस पेमेंट जो प्लांटर्स हमें ज़बरदस्ती देता है खेती करने के लिए, हम वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पैसे ले लिए हैं तो काम करना पड़ेगा, बट अगर हमने पैसे लिए ही नहीं है तो काम करने की कोई बात ही नहीं है। और लाठियाल्स भी कुछ लोग थे जिनको प्लांटर्स अपॉइंट करते थे, मतलब ये इनके पास लाठियाँ हुआ करती थी और ये कल्टीवेटर्स या फार्मर्स को मारते पीटते थे। अगर उनके हिसाब से काम नहीं होता था तो उन्हें डरा धमका के मार पीट के उनसे काम निकलवाने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने ये कसम खाई कि लाठियाल से अब हम नहीं डरेंगे और वो कुछ भी चीज़ें करना चाहेंगे तो हमें उनसे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा ब्लू रेबेलियन का बेसिक चीज़। अब हम देखते हैं कॉजेज़। अचानक ऐसा क्या हुआ कि कल्टीवेटर्स को ऐसा लगने लगा कि ब्लू रेबेलियन स्टार्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो सब सिस्टम चल रहा है, ब्रिटिशर्स प्लांटर्स को पैसे दे रहे हैं, प्लांटर्स खेती करवा रहे हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जब उन्हें लगा होगा कि नहीं, हमें इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करना ज़रूरी है। अब वो क्या क्या इवेंट्स हैं वही हमें देखना है। तो पहली बात तो जितने भी कल्टीवेटर्स थे, रियोट्स, उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है और ज़बरदस्ती काम हम नहीं करेंगे, हम अपनी सॉइल को ख़राब नहीं करेंगे, हम अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी को ख़राब नहीं करेंगे, हमें राइस या वीट ग्रो करना है तो हम उसको ख़राब नहीं करेंगे। तो अगर आप किसी भी इंसान को फोर्सिबली कोई काम करवाते हो तो वो थोड़े दिन तक हो सकता है। अगर हम चाहें कि कंटिन्यूअसली हम उससे वो काम करवाते रहें तो एक ना एक दिन ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आएगा जब उस इंसान को भी गुस्सा आ जाएगा, और जब उस इंसान को गुस्सा आएगा तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। सेम चीज़ यहाँ पे हुई, उन्हें एडवांस पेमेंट दिया जा रहा है, वो काम कर रहे हैं, फिर उन्हें सैलरी बहुत कम दी जा रही है उनके काम की। तो कुछ दिन तक तो ये सिस्टम चला, बट एक टाइम ऐसा आया जब इन्हें लगने लगा कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं और अब हमें इस चीज़ में ब्रिटिशर्स को या प्लांटर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें अपनी डिपेंडेंसी देखनी है और हम जो चाहते हैं वही होगा। अब पहला कॉज, इन्हें ऐसा लगने लगा कि लोकल ज़मींदार और विलेज हेडमैन हमारे साथ हैं। लोगों को ऐसा लगने लगा, जो फार्मर्स थे, कि जो छोटे मोटे ज़मींदार हैं गांव में और जो गांव का मुखिया है वो हमारे साथ है, क्योंकि लोकल ज़मींदार्स को ऐसा फील होता था कि ब्रिटिशर्स जो हमारी पावर है वो प्लांटर्स को दे रहे हैं। मतलब लोकल ज़मींदार का मतलब क्या होता है? जो गांव में बहुत बड़ा इंसान होगा, एक जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होगी, तो ये अपने आप को सुप्रीम माना करते थे। इन्हें लगता था कि हम बहुत सुप्रीम लीडर हैं विलेज के, बट इनकी लीडरशिप को ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती प्लांटर्स को दे रहे थे। तो ये ब्रिटिशर्स से इस चीज़ के लिए बहुत गुस्सा थे। दूसरा, विलेज हेडमैन। जो विलेज हेडमैन है ऑब्वियसली वो भी विलेज के लोगों को ही सपोर्ट करेगा, तो उनको भी ऐसा लगता था कि प्लांटर्स पैसे लाके मुझे दे रहे हैं और मुझे सबके बिहाफ पे सिग्नेचर करना पड़ रहा है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि विलेजर्स के बिहाफ पे विलेज हेडमैन सिग्नेचर कर देता था इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो ये दोनों गुस्सा तो थे ही ब्रिटिशर्स से, और इन जितने भी कल्टीवेटर्स थे उनको सपोर्ट मिल गया लोकल ज़मींदार और विलेज हेडमैन का। दूसरा, दे इमेजिन ब्रिटिश गवर्नमेंट विल सपोर्ट देम। प्लांटर्स ऐसा सोचने लगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे इंडिगो की खेती तो करवा रही है, बट उन्हें ये नहीं पता है कि प्लांटर्स कौन से तरीके यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ हैं। वो ऐसा सोचने लगे कि प्लांटर्स गलत तरीका अपना रहे हैं, बट ब्रिटिशर्स गलत तरीका नहीं अपना रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ प्लांटर्स को अपॉइंट किया है। तो एक अफवाह ये भी फैल गई
कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ में है। तीसरा, रिवोल्ट इन इंडिगो डिस्ट्रिक्ट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर द रीजन इन विंटर 1859। अब क्या हुआ कि एक जितने भी इंडिगो ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स थे, ये सब वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, बंगाल में इंडिगो जो ग्रो हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया इंडिगो की ग्रोथ को। लोगों मतलब रियोट्स। हमने देखा क्या, वो गोमस्तास को पीटने लगे, वो लाठियाल से डरते नहीं थे, वो प्लांटर्स से पैसे नहीं लिया करते थे और प्लांटर्स के ऊपर अटैक कर देते थे। जब भी प्लांटर्स उनसे बात करने आते थे उनको मारा पीटा जाता था, फैक्ट्रीज को बंद किया जा रहा था। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आया जहां पे इंडिगो का कल्टीवेशन हो रहा था। और कब आया? विंटर 1859 में, मतलब नवंबर दिसंबर के मंथ में 1859 में। वो आया किस लिए था? वो जानना चाहता था कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, कल्टीवेटर्स झूठ बोल रहे हैं या प्लांटर्स सही में कोई गलत तरीका अपना रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक मजिस्ट्रेट आया, एस्ले ईडन। मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस निकाला। उस नोटिस में क्या लिखा था कि रियोट्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो, उनके लिए कंपलसरी नहीं होगा इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना। ये एक एस्ले ईडन जो मजिस्ट्रेट था, उसने एक नोटिस इशू कर दिया और ये बिल्कुल फेवर में हो गया कल्टीवेटर्स के। तो अब इन्हें ऐसा लगने लगा कि क्वीन विक्टोरिया, एक यहाँ पे एक और अफवाह फैल गई कि ये जो नोटिस है ये मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने नहीं दिया है, ये जो भी नोटिस आया है ये डायरेक्ट क्वीन विक्टोरिया ने दिया है इंग्लैंड से। उनके बीच ये अफवाह फैल गई। तो जब उनके बीच ये अफवाह फैल गई कि ये तो क्वीन विक्टोरिया का ऑर्डर है, तो अब वो और खेती नहीं करना चाहते थे। अब उन्हें और लगने लगा कि पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ है और हमें प्लांटर्स से डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो अब थाउजेंड्स ऑफ प्लांटर्स को अटैक किया जाने लगा। लोग उन्हें मारने पीटने लगे ये सोच के कि जितने भी पावरफुल लोग हैं, जमींदार, विलेज हेडमैन और ब्रिटिश गवर्नमेंट, सारी की सारी हमारे साथ है, तो हमें प्लांटर्स से डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें ऐसा लगने लगा कि क्वीन विक्टोरिया और एस्ले ईडन, इन दोनों का जो एक्शन है, मतलब जो भी चीज़ें इन्होंने एक्शन लिया है, वो सारे के सारे रेबिलियस लोगों के सपोर्ट के लिए है। मतलब कल्टीवेटर्स को ये सारी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं। तो ये था हमारा कॉजेज कि ब्लू रेबिलियन हुआ क्यों। अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं कि इससे आउटकम्स क्या निकले। ब्लू रेबिलियन की वजह से कुछ आउटकम्स निकले होंगे, वो आउटकम्स क्या क्या थे। तो सबसे पहले एक इंडिगो कमीशन सेटअप हुआ। इंडिगो कमीशन किसने सेटअप किया? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेटअप किया। उस कमीशन का काम क्या था? वो कमीशन सारे इंडिगो एरियाज को टूर करती थी, इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स को, और ये पता करने की कोशिश करती थी कि आखिर प्रॉब्लम चल कहाँ रही है, कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, क्या प्लांटर्स गिल्टी है या कल्टीवेटर्स हमसे झूठ बोल रहे हैं। तो इंडिगो कमीशन सेटअप करने का मेन मोटो ये था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये भी नहीं चाहते थे कि इंडिगो का कल्टीवेशन बंद हो जाए, तो उन्हें इंडियंस को, जो रियोट्स जो कल्टीवेशन करते हैं, उनको सपोर्ट करना किसी न किसी हाल में ज़रूरी भी था। तो इसलिए एक इंडिगो कमीशन सेटअप हुआ, उसमें बहुत इंक्वायरी बैठी। उस इंक्वायरी में ये पता चला कि रियलिटी में जो प्लांटर्स हैं वो गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेशन करवाने के लिए, जो इंडियन रियोट्स के लिए अच्छा नहीं है। जब ये बात लोगों को पता चली तो लोग बहुत खुश हुए, और फिर उसके बाद जो इंडिगो कमीशन बैठी थी उसने क्या ऑर्डर दिया कल्टीवेटर्स को कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने साइन किया है बस वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर दें, बाकी उन्हें नेक्स्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये इनके फेवर में डिसीजन आ गया, रियोट्स के फेवर में, जो इंडिगो कमीशन ने लिया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो गया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू में है वो आपको पूरा करना है और आपको नेक्स्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आउटकम इसका क्या निकला? दूसरा आउटकम ये निकला कि अब बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स थे जो पढ़े लिखे लोग कोलकाता में वगैरह में, उन्होंने बुक्स लिखने स्टार्ट कर दिए प्लांटर्स के ऑप्रेसिव नेचर के अगेंस्ट, और जो रियोट्स को जो जो चीज़ें बियर करनी पड़ती थी, जो प्रॉब्लम्स बियर करनी पड़ती थी, उनके अगेंस्ट। जैसे नील दर्पण नाम की एक बुक थी जो लिखी गई इसीलिए उसमें शो किया गया कि रियोट्स क्या करते थे और प्लांटर्स क्या किया करते थे। तीसरा आउटकम इसका क्या निकला
कि अब जो शिफ्ट था कल्टीवेशन का बंगाल में, उस जो भी ट्रेंड बंगाल में चल रहा था उसको बिहार में शिफ्ट कर दिया गया। मतलब अब बंगाल हब था जो पहले इंडिगो प्रोडक्शन का, अब वो हब बिहार बन गया। और बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट जिसको हम बोलते हैं वेस्ट चंपारण, अब सारा का सारा इंडिगो कल्टीवेशन का काम वेस्ट चंपारण से होने लगा। आप अभी आगे जब आओगे और दूसरे चैप्टर में तो आप ये पढ़ोगे कि वेस्ट चंपारण में कैसे गांधी जी आए और गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया जो 1916 में, जो इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट था। तो मतलब बंगाल से शिफ्ट बिहार की तरफ आया, बिहार में ज़बरदस्ती यही चीज़ें होने लगी जो बंगाल में हुआ करती थी। उसके बाद गांधी जी आए 1916 में, उन्होंने एक रिवोल्ट किया इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट बिहार के लोगों के साथ मिलके, और इंडिगो कल्टीवेशन उन्होंने वेस्ट चंपारण से भी बंद कर दिया। तो ये था हमारा थर्ड लेक्चर रूलिंग द कंट्री साइड का। इस चैप्टर में बस इतना ही है, बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स अ लॉट।